अब आगे बढ़ते और विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला है। इस दौरान पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर जिन्ना और आपातकाल तक का जिक्र किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू जी का सिंहासन डोला तो उन्होंने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया तो उन्होंने इस पर सहमति जता दी। तुष्टीकरण के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजरी है। जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब भारत आपातकाल में था। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम को जब 50 साल पूरे हुए तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और जब वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ। ये अत्यंत सोचने का विषय है। तब के भारत के संविधान का गला उस समय घुटा गया। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देश के लिए, देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोग सलाखों के पीछे डाल दिए गए। आजादी की ऊर्जा देने वाले गीत के 100 साल के मौके पर दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया है। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था, और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, तो उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय। मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी
यह विश्व विजयी मंत्र भी शक्ति का आह्वान है, यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्ष स्थली को चीरकर वीर का अभिमान है, यह शब्द वंदे मातरम। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर। तो वहीं राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बचाव में नजर आई। वंदे मातरम बहस पर कांग्रेस को पीएम की बड़ी चोट फिलहाल देखने को मिली। देखिए, यह वंदे मातरम भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफी ताकत दिया था। वंदे मातरम वह गीत है, अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण सदियों से सोया हुआ यह हमारा भारत देश जाग उठा था। वह गीत आधी शताब्दी तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा। वह गीत जिसकी आवाज इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी। ऐसा था यह हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता बंकिम बाबू ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी देशवासी वंदे मातरम गीत के महत्व को निश्चित रूप से समझेंगे। और वह क्षण आया 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के समय वह गीत धरती से आकाश तक गूंज उठा था। श्री अरविंदो ने 1906 में बिल्कुल ठीक ही कहा था, अध्यक्ष महोदय, कि द मंत्र हैड बीन गिवन एंड इन ए सिंगल डे द होल पीपल हैड बीन कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ पैट्रियटिज्म। एक समय वो था जब शताब्दी वर्ष वंदे मातरम का था। उस समय आपातकाल लगाकर देश को अंधकार में डुबाने का काम और देश के संविधान को तार तार करने का काम उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। उस समय तो चर्चा भी नहीं हो पाई थी। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में देश की जनता के सामने वंदे मातरम का इतिहास और इसके सांस्कृतिक महत्व को देश के सामने रखा है। मैं यही कहूंगा, एक तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, एक प्रेरणादायक बनेगा। एक ऐसा दस्तावेज जिस पर 150 साल पुरानी जितनी हमारी घटनाएं घटी, कैसे वंदे मातरम ने देश को एकजुट करके रखा। और वंदे मातरम, माननीय सभापति जी, केवल एक गीत नहीं, ये महामंत्र है। और मैं तो आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, किसी व्यक्ति, दल या किसी राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्र गीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है
पुरानी मकसद इनकी, अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि भोपाल में लव जिहाद का शिकार बने एक युवक की आज हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई है। प्राचीन गुफा मंदिर में वेद मंत्रों और शास्त्रीय विधि विधान के साथ पंडितों पुजारियों ने उसकी घर वापसी संपन्न कराई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। मंत्री सारंग ने पीड़ित युवक को हर संभव कानूनी सहयोग देने की घोषणा की और कहा कि लव जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री सारंग के सहयोग ने इस मामले में शामिल 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब वह जेल में है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक शुभम गोस्वामी को 2 साल पहले एक मुस्लिम लड़की ने प्रेम जाल में फंसाया। उसके परिवार ने शुभम पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आरोप है कि युवक को जान से मारने की धमकी दी गई और उसे गौमांस के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा युवक को 180 दिन जमानत में भेजा गया है और उस पर लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया था। परिवार का आरोप है कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शुभम को 5 महीने जेल भी भेजा गया, जबकि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया। लव जिहाद का शिकार होने के बाद शुभम ने मजबूरी में अपना नाम बदलकर अमन खान कर लिया था। पूरे मामले की जांच जारी है। मंत्री सारंग ने कहा है कि ऐसे हर मामले में सरकार पीड़ितों की कानूनी और सामाजिक दोनों तरीके से मदद करेगी। करीब 4 लोगों के खिलाफ, 3 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी और तीनों लोग जेल में हैं जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र किया। इसकी विधिवत जांच भी हुई, पुलिस ने पूरी जांच की, इसीलिए थोड़ा समय भी लगा, क्योंकि पूरा प्रकरण क्या है ये इसकी पूरी विधिवत जांच होने के बाद ही कार्रवाई हुई है। और इस तरह से कभी भी किसी भी स्तर पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ है और अमन शुभम बनाए विधि विधान से तो उनके मतलब शरीर पूर्वक बन गया था ना, अब मेरे को बढ़िया लग रहा है। कुछ समय पहले था लेकिन अब दबाव नहीं, तो ऐसा था वो परिवार था, एक मुसलमान परिवार, उनके द्वारा मैं बनाया गया था, तो परिवार के द्वारा बनाया गया था, कन्वर्ट हो गया था। लड़की के कहने पे, उनके पिताजी के कहने पे, मम्मी के कहने पे, और उनके अनुसार मैंने उनको जो पद्धति थी, जो उनकी धार्मिक थी, वो पूरी मजहब के साथ चला मैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। यूपी के रायबरेली जिले में बता दें कि पसरावा और घोसी के पुरवा के बीच नाले के पास एक गंभीर घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार गौमांस तस्करों ने गौमाता की हत्या की थी, लेकिन राहगीरों के अचानक पहुंच जाने पर तस्कर मृत अवस्था में ही गौमाता को छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि पिछले कई महीनों से ख्वाजापुर, पसरावा और रामगांव के बीच स्थित जंगलों और नाले के किनारे ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। आरोप है कि कुछ संगठित गिरोह बड़े पैमाने पर गौ तस्करी में शामिल है और ये पूरा क्षेत्र पहले से ही तस्करों के लिए लगातार सक्रिय माना जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित लोगों की पहचान कर कड़े कदम उठाया जाए, साथ ही बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाएं एक बार फिर से रोकी जा सके। दूरदर्शन न्यूज के संवाददाता वैभव वाजपेयी ने विवेक सिंह प्रांत शाह मंत्री अवध प्रांत से खास बातचीत की है। उनका भी क्या कुछ कहना है, सुनवा देते हैं। यूपी के रायबरेली में सलवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौकसी की सूचना प्राप्त हुई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए विवेक सिंह प्रांत से मंत्री अवध प्रांत हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे लंबे समय से ये गौकसी की सूचना वहाँ पे मिल रही है, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इनसे खुद जानेंगे। सर, ये जो सूचना गौकसी की आज सलवन में हुई है, किसको कैसे देखते हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी मिली है कि रूनीपुर सलोन का एक मजरा है, वहाँ पे गौमाता की हत्या की गई है। और जैसे ही जानकारी मिली वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता भी पहुँचे। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि वहाँ पे वो गौकसी कर रहे थे और स्थानीय व्यक्ति वहाँ ट्रैक्टर से जा रहे थे और उन्होंने जब देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं तो गौमाता को तड़पता हुआ छोड़ के भागे। अब इतनी विडंबना है कि आप देखिए कि हाथ पैर बंधे हुए हैं, आधा गला रिता हुआ है, जैसा वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि शासन के मंशा के विपरीत इस तरीके से, यानी शासन है, प्रशासन है, पूरा पुलिस बल है, पूरा तामझाम के बावजूद भी वहाँ की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। और सलोन क्षेत्र तो
इस मामले में प्रसिद्ध है कि वहाँ पे इसके पहले भी कई घटनाएं घटी हैं, वहाँ जहाँ पे उनके तार कहाँ जुड़ते हैं, कहाँ खत्म होते हैं और गिरफ्तार कौन किया जाता है। स्थानीय लोगों को इधर उधर गोलमोल करके गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है और जो मास्टरमाइंड है उन तक कहीं गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। तो मैं तो इस नज़रिए से देखता हूँ कि प्रशासन पूरी तरीके से गौ तस्करी के मामले में, गौ हत्या के मामले में पूरी तरीके से फेल है। अभी भदोखर में भी देखा होगा, रात में गौ हत्या हुई थी। तो इस मामले में मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कौन से लोग हैं, आखिर मास्टरमाइंड कौन से हैं। वहीं की गाड़ियां जाती हैं, उनके नंबर दिए उपलब्ध कराए जाते हैं कार्यकर्ताओं को, कई बार सूचना प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन सलोन को दी जाती है, फिर भी वो साठ गांठ करके इन मामलों को दबाने का कार्य करते हैं। तो प्रशासन से पूरी यही मांग है कि इन पे घोर कार्रवाई की जाए। अभी कल जानकारी मिली है कि उप मुख्यमंत्री महोदय भी कल आ रहे हैं, तो उनसे भी कार्यकर्ता मिलने का विचार करेंगे कि ऐसी घटनाएं शासन से रोकी जाएं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश, सीधा संदेश है कि गौ हत्या, गौ तस्करी रोकी जाए। और सलवन क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे इसको तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरे देश में प्रसिद्ध है, चाहे वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के हो। तो ये गौ तस्करी के मामले, गौ हत्या के मामले, बराबर गाड़ियां जो है वहां से जाती हैं, कार्यकर्ता अपनी जान पे खेल के उनको गिरफ्तार करते हैं। लेकिन इसकी तरीके से मैं ये मानता हूं और संगठन मानता है कि प्रशासन पूरी तरीके से, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है इस मामले में। यहाँ के जो पुलिस एसपी हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ऑनेस्ट है, उसके बाद भी गोकसी हो रही है। देखिए, मॉनिटरिंग का काम यहाँ के कप्तान का है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का काम जो स्थानीय है वहीं से होते हैं। गाइडलाइन यहाँ से जारी होती है, कप्तान साहब द्वारा वो सब करते हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोलमोल किया जा रहा है, कहीं गुमराह किया जा रहा है? तो इस संबंध में जानकारी करके कप्तान साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ये स्थानीय प्रशासन किस तरीके से मामले को उनके सामने पेश करता है, रखता है, ये स्थानीय प्रशासन के ऊपर है। जो मेरा मानना है संगठन का कि कई बार उस संदेश देने के बावजूद भी और कई बार बताने के बावजूद भी वहाँ पे इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं रुक रही हैं और बेलगाम घटनाएं वहाँ हो रही हैं। फिलहाल देखिए, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में जो वहाँ के जो सलवन थाना है उसने FIR दर्ज की है और जल्द ही गिरफ्तारी के लिए टीमें प्रयास कर रही हैं। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन। आज का दिन बेहद ही भारी मन से हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज समाज ने एक ऐसी महान विभूति को अंतिम विदाई दी जिन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरी पीढ़ी को संस्कार, सादगी और सेवा का मार्ग दिखाया। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्रीमती ललिता शर्मा जी की। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की माताजी, जिनका 85 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया, आज नोएडा स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड सेक्टर 21A में आयोजित श्रद्धांजलि सभा और असम पगड़ी कार्यक्रम में हजारों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई माननीय मंत्री, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित पत्रकार भी शामिल हुए। विशेष तौर पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। भावुक पल है, आज आप आए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर महेश शर्मा जी माननीय सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, बड़े ही विनम्र, और उनकी माता का सारा गुण जो है बच्चों में है। माता श्री का एक यज्ञ में विवाह के अवसर पर बहुत कम समय के लिए मिलना हुआ था, लेकिन ममता मई के रूप में मैंने पहली बार देखा। कूट कूट कर उनमें ममता भरी हुई थी, और जो परिवार का आप देख रहे हैं सहजता, बहुत ही सरल, विनम्र। कहीं भीड़ में भी हो तो महेश शर्मा आके चरण छू के जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बड़ों से। उन्होंने सेवा के भाव से जिस प्रकार का, और अस्पताल में मैंने कोविड में देखा, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहा था, कभी कभी मेरे पास अनेक पैरवियाँ आती थी, अब कहाँ किसको भेजूं, कई बार हॉस्पिटल फुल है। तो इन्होंने ऐसे ऐसे मरीज को, जिसका बहुत ही अंतिम समय के ये हो गया था, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, उसके लिए भी व्यवस्था इन्होंने किया। मंत्री समझ के नहीं, एक भाई समझ करके बहुत लोगों को उस समय बचाने में हम लोग कामयाब रहे। और महेश जी बड़े ही सेवा भाव से काम करते हैं, पूरा परिवार ही सेवा में भरा हुआ है। नर सेवा, नारायण सेवा। मुझे लगता है कि यही व्रत जो माता जी का है, आज माता जी नहीं है, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर के शिव की पूजा करना, तभी शिवालय में शिव मिलेंगे, अन्यथा माथा पीट जाए शिव नहीं मिलेंगे। तो ऐसी ममता मई माता के, उनके
चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए कि माँ हमें, हम सब लोगों को शक्ति दें और पूरा परिवार को आज संबल हो कि इस दुख की घड़ी में उसको ऊपर हो सके, उभर सके। हम सभी उनके साथ हैं कि हिमालय से ऊंची है माँ, किंतु पाषाण सी कठोर नहीं। सागर सी गहरी है माँ, किंतु सागर सी खारी नहीं। वायु सी गतिमान है माँ, किंतु वायु सी अदृश्य नहीं। परमेश्वर की जननी है माँ, किंतु परमेश्वर सी दुर्लभ नहीं। माँ को हिमालय से ऊंचे कहा गया क्योंकि जो माँ का प्यार है वो ज्ञान से ऊंचा है। माँ सागर सी गहरी है। माँ अपने अंदर कितनी ही झंझावातों को, समस्याओं को, अपमान को, कितने ही कष्टों को अपने अंदर समा जाती है। माँ वास्तव में सागर से भी ज़्यादा गहरी है। वायु सी गतिमान है माँ। 7 समुंदर पार भी अगर परिवार का कोई व्यक्ति माँ से दूर है, अगर परिवार के किसी व्यक्ति पर कोई कष्ट आता है तो माँ बिना किसी फ़ोन, बिना किसी टेलीफोन, बिना किसी संदेश के तुरंत महसूस कर जाती है। न जाने ये कौन सा विज्ञान है, कौन सी साइंस है जो हजारों लाखों मील दूर बैठी अपने बेटे और बेटी के भावों को, उसके दुख और सुख को वो महसूस कर लेती है। वास्तव में वायु से भी ज़्यादा गतिमान है माँ, किंतु वायु सी अदृश्य नहीं। परमेश्वर की जननी है माँ। कहते हैं कि होती ना माँ कौशल्या तो भगवान राम कहाँ से होते। होती ना माँ यशोदा तो भगवान घनश्याम कहाँ से होते। ये बात वास्तव में भी है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भी माँ होती है। बहुत ही भावुक पल है सभी के लिए, परिवार के लिए। ऐसे में कोई ऐसी शिक्षा, क्योंकि माँ जैसी शिक्षा कोई नहीं दे सकता, जो माँ सिखाती है वो कोई नहीं सिखा सकता, ऐसी कोई शिक्षा जो ज़िंदगी भर याद रहेगी। देखिए, मेरी माँ ने पूरा जीवन जिया, 85 वर्ष की रही। संपूर्ण परिवार को जो सबसे बड़ी ताकत है इस पृथ्वी की, जो ज्ञान से ज़्यादा ताकतवर है, जो तलवार, तोप, बंदूक, एटम बम से ज़्यादा ताकत है, वो है प्रेम। इस प्रेम से एक ऊंची स्थिति होती है प्रीति, वो सिर्फ माँ करती है। प्रीति का मतलब है अनकंडीशनल लव, जो सिर्फ देती है। जैसे राधा जी भगवान कृष्ण को करती थी, वो कोई अपेक्षा नहीं करती आपसे रिटर्न में। तो वहीं पंजाब की राजनीति में आज का बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने पूर्व कांग्रेस विधायक नवजोत सिद्धू को पार्टी से निलंबित करने का फैसला ले लिया है। ये फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले कुछ समय से चल रहे विवादों और पार्टी लाइन से अलग सार्वजनिक बयानबाजी को आधार बनाकर किया गया। नवजोत सिद्धू ने दावा किया था कि पंजाब कांग्रेस के भीतर सीएम सीट और टिकट के बदले करोड़ों रुपए की डील होती है। 6 दिसंबर को उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया। 2 दिन के अंदर कांग्रेस ने एक्शन ले लिया। नवजोत सिद्धू ने आरोप ये लगाया कि तरनतारन उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार करणबीर सिंह को टिकट दिलाने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए गए। कुल रकम 11 करोड़ तक पहुंच गई थी। उनका दावा है कि ये काम वरिष्ठ नेताओं की जानकारी में हुआ और कई पार्षद इसके बारे में बयान देने को भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। उनके आरोपों पर विपक्ष ने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़, जो पहले कांग्रेस में थे, बोले कि उन्होंने भी ऐसे ही रकम की चर्चाएं सुनी थी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया है कि कांग्रेस ने 2004 के बाद हर चीज पर बिक्री की है। आम आदमी पार्टी के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सवाल किया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुप क्यों थी। कांग्रेस के कई नेताओं ने इन आरोपों को गलत बताया। प्रगट सिंह ने कहा कि उन्हें कभी ऐसी मांग का सामना नहीं करना पड़ा है और ये नवजोत कौर की निजी राय हो सकती है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और पार्टी विरोधी बताया। उन्होंने पूछा कि अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार था तो वह सालों तक चुप क्यों रहे। नवजोत सिद्धू ने बाद में सोशल मीडिया पर सफाई दी। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कांग्रेस ने उनसे कभी कोई पैसा नहीं मांगा। हालांकि तब तक पार्टी हाईकमान ने कार्रवाई कर दी। ये विवाद सिद्धू दंपति और कांग्रेस के रिश्तों पर नए सवाल खड़ा करता है। नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय से पार्टी गतिविधियों से दूर है। उनकी पत्नी के हालिया बयान ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बनाया।